शुरू करें। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर को हमने खत्म कर लिया है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अच्छे तरीके से वो खत्म हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी के हो चुके हैं और आज से शुरू होने जा रहा है आपका यूनिट सेकंड। आज से यूनिट सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या है बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धारा विद्युत इसको बोलते हैं। ध्यान से पूरे लेक्चर को मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके इसको डालने वाला हूं। जितने भी लेक्चर इसमें होंगे आप इसमें अपनी नियमितता बनाए रखेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप डिफिनेशन पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। मार्कर दूसरा दीजिए, ये मार्कर पतला चल रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज चल रहा है, आवेश किस में है? मोशन में है, तो वहां हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट बन रही है। और अगर चार्ज मोशन में नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो होती है लेकिन उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, दो तीन बातें यहां समझ लो कि जो चार्ज है, अगर वो चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, और जो चार्ज हो वो काहे में हो, मोशन में हो। दो तरह की बातें हो सकती हैं। अब मोशन में दो मोशन हो सकते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है एक्सिलरेटेड मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। एक्सिलरेटेड मोशन में क्या होता है कि सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे। तो इसको हम बोलेंगे क्या? एक्सिलरेटेड मोशन हो रहा है। अच्छा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वहां पर वो प्रोड्यूस करता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, जब चार्ज किस में होता है? रेस्ट में। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अभी आगे आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। लेकिन अगर एक्सिलरेटेड मोशन में चार्ज आपका है, उसमें एक्सिलरेशन हो रहा है, तो वह क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आगे चल करके देखोगे इनको, जहां पर चार्ज को एक्सिलरेट कराया जाएगा। अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ ये समझाना चाहते हैं आपको कि जो पिछले दो चैप्टर आपने पढ़ा है वहां पर चार्ज आपका रेस्ट में था, मोशन में नहीं था, वो चल नहीं रहा था। इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम दिया उसको हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया। और यहां पर चार्ज हमारा किस में होगा? मोशन में होगा। तो समय के साथ मोशन करेगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन बन जाती है। टेस्टर कहां है? तो आप डिफिनेशन लिखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा लिखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर फार्मूला होता है चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। यानी फार्मूला क्या निकल के आ गया? आई इक्वल क्यू अपॉन टी।
क्या किसी को कोई दिक्कत इतने में हो रही है? अगर इसकी यूनिट की बात करो आप, अगर इसकी यूनिट की बात करो तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। यह स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी फार्मूले को चाहो थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दो, Q को आप लिख सकते हो NE, Q को लिख सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको बताया गया है Q बराबर क्या होता है? NE, तो हम इसको I बराबर NE/T भी लिख सकते हैं, है ना। अगर इसमें हम मान लेते हैं कि लेट Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 एम्पियर। अगर मैं Q को 1 कूलम रखूं, T को 1 सेकेंड रखूं, तो I क्या बन जाएगा? 1 एम्पियर। तो यहां से 1 एम्पियर बराबर बन जाएगा 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ये बन के आया कि नहीं आया? आप 1 एम्पियर की परिभाषा यहां से दे सकते हो, व्हाट इज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे? यदि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करे, if 1 coulomb of charge flowing through a conductor for 1 second, then electric current is called 1 ampere। यदि 1 कूलम का आवेश किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, तो उत्पन्न धारा का मान क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए, इतना पहले लिख लीजिए, फिर लिखवाते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। तो हो गई डिफिनेशन, 1 एम्पियर की लिख चुके ना। आइए अब आप ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कपड़ा नहीं है, डस्टर से गंदा हो जाता है, कपड़ा होता। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को आपने क्या बोला? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान देना कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट के माध्यम, मान लीजिए कि ये मैंने एक सर्किट बनाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को कुछ ऐसे बताया जाता है कि ये प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। अब देखो जब प्लस से माइनस की ओर फ्लो होने की बात हुई, मतलब इसका डायरेक्शन बताया जा रहा है। मैंने कहा दिया कितनी करंट बह रही है, तो आप 5 एम्पियर की अगर मान लीजिए, तो 5 एम्पियर इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। 5 एम्पियर इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये बह रही है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। कहां से कहां फ्लो हो रही है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो देखो यहां डायरेक्शन भी मिल गई, यहां मैग्नीट्यूड भी मिल गया। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, उनको हम क्या कह सकते हैं? वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहां बताया गया इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर है। तो क्या इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि ये क्यों स्केलर है? भाई इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, फिर ये स्केलर क्यों हो गई? तो देखो जो वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, तो वहां पर क्या पढ़ाया गया था आपको कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन उसके आगे की कहानी और है वेक्टर की। जब आप वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो उसमें बताया गया है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, और स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो एडिशन में, अगर इसको जोड़ना हुआ तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करती है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई पॉइंट थी, यहां से एक करंट आ रही थी ऐसे, और यहां से एक करंट जा रही थी ऐसे, और एक करंट यहां से निकल गई ऐसे। जरा दिमाग से देखिएगा, यहां से 5 एम्पियर की करंट आई, यहां से 5 एम्पियर की करंट आई, तो यहां से जो करंट जा रही है वो कितनी जाएगी? ध्यान से समझिएगा। अगर इसको वेक्टर समझ लो, वेक्टर के हिसाब से चलो, तो ये इधर डायरेक्शन में था, ये इधर डायरेक्शन में था, दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहां 0 एम्पियर की करंट जानी चाहिए अगर वेक्टर के हिसाब से चलोगे। लेकिन यहां 0 एम्पियर करंट नहीं जाती है, यहां जाती है 10 एम्पियर की करंट, क्योंकि ये 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर जुड़ गया, उधर चला गया। ये आगे चल के सिखाएंगे भी कैसे होता है,
लेकिन अगर आप सोचो कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता तो ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देता, तो इधर कौन सी करंट जाती, 0 एम्पीयर करंट जाती। लेकिन क्या 0 एम्पीयर करंट जाती है, इधर नहीं जाती। ये 5 किरचॉफ का फर्स्ट नियम आगे पढ़ोगे, किरचॉफ के फर्स्ट नियम में यही बताया गया है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली समस्त इलेक्ट्रिक करंट का योगफल जाने वाली समस्त इलेक्ट्रिक करंट के बराबर, योगफल के बराबर होता है। तो आने वाली करंट यहाँ कौन कौन सी थी, 5 एम्पियर 5 एम्पियर, उसको जोड़ दिया 10 एम्पियर, जाने वाली 10 एम्पियर के बराबर हुई कि नहीं हुई। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आगे चल करके पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। एडिशन में ये वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई इतनी सी, चलिए ठीक है। देखिए ये सवाल है, अ चार्ज ऑफ 30 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 10 मिनट, फाइंड द करंट थ्रू द वायर। एक चालक तार है जिसमें से 30 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, लिख लो गिवन में Q इक्वल टू 30 कूलम। कितने समय तक फ्लो कर रहा है, तो लिख दो टाइम 10 मिनट, टाइम लिख दो 10 मिनट्स। अब बताओ क्या मांगा है, फाइंड द करंट, कितनी इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करेगी, विद्युत धारा का मान आपसे मांग रहा है। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। जरा बताओ Q की वैल्यू कितनी है 30 और T की वैल्यू कितनी है 10, काट दीजिए, कितना आ गया 3 एम्पियर। लेकिन ये जवाब आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान से देखो तो यहां पर ये आपका कूलम में दिया गया है और यहां पर टाइम आपका मिनट में दिया गया है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेकंड में लिखोगे। किसमें लिखोगे, हाँ, तो ये चेंज बिना किए आप इसको मत करना। तो 10 इंटू 60 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 600 सेकंड। तब यहां पर आप क्या लिखोगे 600, तब ये क्या बन जाएगा आपका 1/20, कितना बन जाएगा, और 1/20 का मतलब 0.05 एम्पियर, इतनी करंट फ्लो करेगी। आई बात समझ में, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं लिख देता हूं, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through per unit cross section area is called current density। प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को J से लिखते हैं, फार्मूला बन जाएगा J बराबर I/A। ये दिमाग में रखिएगा, इसको कहां से लिखते हैं, J से। J का फार्मूला क्या बन जाएगा I/A। यहां से अगर तुम I का मान लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, I बराबर Q अपान T पढ़े हो, तो यह हो जाएगा Q अपान AT, ये भी फार्मूला एक चलेगा। अब Q को चाहो तो NE लिख सकते हो, तो NE/AT एक फार्मूला ये भी चलेगा, जैसे भी लिखना चाहो आप। अगर इसकी यूनिट बताना चाहो तो यूनिट इसकी ऊपर एम्पियर नीचे मीटर, तो क्या लिखोगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एरिया है ना, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। यहां से अगर यूनिट देना चाहो तो एक यूनिट और बन जाएगी, यहां से ऊपर कूलम और नीचे मीटर स्क्वायर सेकंड, एरिया की मीटर स्क्वायर टी की क्या हो जाएगी सेकंड। और ये भी वही चीज लिखी हुई है, एन की कोई यूनिट नहीं होगी, ई की कूलम होगी। तो चाहे तो ऐसा यूनिट वो लिख करके दे दे, चाहे तो वो इस प्रकार की यूनिट लिख करके दे दे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बशर्ते एक बात विशेष ध्यान रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो जो हमने इसका एरिया लिया ना, इसलिए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, मतलब उस एरिया के पास डायरेक्शन है, उस एरिया के पास डायरेक्शन है। तो भले ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी लेकिन ये वेक्टर एरिया है। ये एरिया कैसा है,
वेक्टर एरिया है, इसीलिए जो करंट डेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है बच्चों, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में, नोट करिए। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, टॉपिक क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी लोग इसको देखेंगे, है ना, अनुगमन वेग को। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है, चल रहे हैं, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि वो किस प्रकार से चल रहे हैं, उनकी मोशन किसी भी तरह से हो सकती है। अब उनके टर्मिनल्स के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की मोशन जो होती है वो एक ऑर्डर में सेट हो जाती है। किसके कारण सेट हो रही है, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अलाइन होने लगते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अलाइन होने लगते हैं। उनकी इस मोशन को हम ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो इस प्रकार की मोशन इनकी बनती है। चलिए पहले इसकी हम डिफिनेशन लिख देते हैं और इसके बाद हम इसको समझाते हैं कैसे, फार्मूले के माध्यम से, कि किस प्रकार से ड्रिफ्ट अनुगमन वेग आपका मिल रहा है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी चालक के, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं उसी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको Vd से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू बताई गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो 10 की पावर -5 मीटर पर सेकंड होती है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन जो थर्मल वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी ध्यान देना, क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक प्रकार से अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनों की तो बहुत ही कम है, उसके कंपेयर में थर्मल वेलोसिटी आप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके कारण इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होती है। परीक्षा में कई बार ये पूछा जा चुका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में 10 की पावर -4 भी लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड में, है ना। आप एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, उसमें जो लिखा होगा उसी को सही मान लीजिएगा। हालांकि ऐसे ऑप्शन नहीं देते हैं कि 10 की पावर -5 और 10 की पावर -4 दोनों ऑप्शन आ जाए, वो ऑप्शन सब सेट करके आते हैं, है ना। फिलहाल आप एनसीईआरटी की बुक में देख लेना कितना है, वो आप सही जवाब मान के चलिएगा, 10 की पावर -5 है या 10 की पावर -4 है, ठीक है। आज की क्लास का एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको पढ़ने के बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे बाकी चीजों को। तो ध्यान से देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एक ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ स्मॉल l है। इसको हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ दिया है और एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। इसमें करंट की डायरेक्शन देखिएगा प्लस से माइनस की ओर हो रही है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, आप कुछ बातों को दिमाग में रखते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कैसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखिए ये जो सेक्शन था कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया बता दिया गया कितना है, ए है। तो हम अगर इसमें दो तीन बातें समझें, हमने अभी तक में एक फार्मूला पढ़ा है I = Q/T। अगर हम इस कंडक्टर से कुल फ्लो करने वाला चार्ज निकाल लें तो कुल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q का मान, और उसको कितना टाइम लग रहा है, T का मान। ये दो बातें अगर कहीं से हमको मिल जाए और हम इस फार्मूले में उनको रख दें तो शायद ये रिलेशन हमारा स्टेब्लिश हो जाएगा। आपका टारगेट क्या निकालना होगा, चार्ज की वैल्यू और टाइम की वैल्यू। आइए हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। हम मान लेते हैं लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल
ए, एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई कितनी है स्मॉल एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है कैपिटल ए है। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा जरा बताओ। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, इसकी एरिया में लंबाई का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल के आएगा कि नहीं आएगा। इस सिलेंड्रिकल शेप में है, एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इतना हो गया AL। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, अब कुल इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, कंडक्टर में कुल कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो NaL स्मॉल ई, इसको हम बोलेंगे Q बराबर NaLe। Q का काम होगा कि नहीं हो गया। अब आप जानते हो एक फार्मूला पढ़े हो, बट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं पढ़े हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो vd है, तो हम इसको बोल देते हैं vd। डिस्टेंस यहां से यहां तक आया तो कितना ट्रेवल किया स्मॉल एल, टाइम कितना लिया t, तो t की वैल्यू L बटे vd निकल के आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा बताओ Q की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई, तो हमने बोला था Q और T का मान निकाल करके करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले में रख दीजिए। तो बट एक फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, तो I की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू कितनी निकाले हो NaLe, और टाइम T की वैल्यू कितनी आई है L बटे vd, L से L कट जाएगा तो I बराबर आ जाएगा NeAVD। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन बन गया, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया। इसको नोट करिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, शेष हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे।